अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ विजन से मैं हूँ रिपोर्टर खौला राजपूत। आज हम मौजूद हैं ज़ैन आसिफ ट्रैवल एंड टूर्स के CEO राजा हसीब के साथ। आइए आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। सर ठीक, आप बताएं। जो अल्हम्दुलिल्लाह का करम है साहब। सर आज हम आपकी कंपनी में आए हैं, तो आप अपनी कंपनी के हवाले से हमें कुछ थोड़ा बताएंगे? जी, हमारी कंपनी जो है इसका नाम है ज़ैन आसिफ टूर एंड ट्रैवल्स। ये टूर से रिलेटेड है। हम इसमें उम्रे का काम करते हैं, टिकटिंग का करते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और वीज़ा का काम करते हैं, सऊदीया वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कंसल्टेंसी, स्टडी वीज़ा का काम करते हैं। तो इंटरनेशनल जो है टिकटिंग का काम करते हैं। तो इस तरह मल्टीपल टूर के रिलेटेड तकरीबन तमाम काम करते हैं। हम को लेटर देते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको कहते हैं। अगर वो लेटर अगर वो आपको दे देते हैं तो उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद जो वीज़े के लिए आप जो है प्रोसेस करते हैं। और सर मुझे ये बताइएगा कि क्लाइंट्स आपकी तरफ मुतवज्जे क्यों होते हैं? क्योंकि सर्विसेज सारी आप सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ ब्लू एरिया में ट्रैवल एंड टूर्स की बैठी हुई हैं जो बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, हर चीज़ आप फैसिलिटीज़ भी ये सेम प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप में ऐसी क्या अट्रैक्शन है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप किसी भी कंपनी से करेंगे तो बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो आपको 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। हम 24 आवर सर्विसेज आपको दे रहे हैं। तो किसी को टिकट्स लेनी है तो हमें 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल कर सकता है। किसी को एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम है, कोई होटल बुकिंग में कोई इश्यूज़ है, सम टाइम वीज़ाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, या वो उनसे स्कैन नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए फिर जो है हम 24 आवर जो है ना अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा जो हम अपना जो काम करते हैं वो लॉयल्टी से काम कर रहे हैं अपना, और ईमानदारी के साथ जो है ना हमारी जो मेन जो है फोकस है कि हम अच्छी सर्विसेज दें अपने क्लाइंट को, और जो बेस्ट पॉसिबल हो तो हम उनके लिए वो करें। सर मुझे थोड़ी सी प्राइसिंग के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आपके जो मिनिमम वीज़ा के हैं, विज़िट वीज़ा के, जॉब वीज़ा के, वो चार्जेस आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो मिनिमम जो हमारी जो चार्जेज है हम 25,000 चार्ज कर रहे हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के या वीज़ा फाइलिंग के। 25,000 सिर्फ सर्विस जो फ़ी है वो 25,000 चार्ज कर रहे हैं। किस कंट्री के? ओवरऑल जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जो वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम 25,000 चार्ज कर रहे हैं, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं। उसके बाद जो सऊदीया है उसके लिए हम 35,000 चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना वो भी डिपेंड कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो हम 25 भी चार्ज कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो 35,000 चार्ज कर लेते हैं सऊदीया के लिए। तो बाकी जो है हम होटल बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपने एंड पे करा के देते हैं। सम टाइम ये हम फ्री दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को। होटल बुकिंग वगैरह भी होती है, जिस तरह आपने शो करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन में आपने लगानी होती है होटल बुकिंग, या फिर आपको एयरपोर्ट पे शो करनी होती है होटल बुकिंग, तो वो हम अपनी तरफ से क्लाइंट को देते हैं, फ्री देते हैं। सर आप अपने साइड बिज़नेस के हवाले से बताएंगे कि आप इसके अलावा भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जस्ट ट्रैवल एंड टूर्स का ही? अच्छा, जो हमारी जो कंपनी है ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। इसके अंदर ना हम कंस्ट्रक्शन का भी साथ, जो हमारे पास लाइसेंस कंस्ट्रक्शन का भी है, तो उसको जो टीम देखती है वो अलग है। कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं लेकिन वो अलग टीम उसको लुक आफ्टर कर रही है। तो आपका ऑफिस बाकायदा बना हुआ है? जी, उसका ऑफिस भी बना हुआ है और सारी चीज़ें उसकी हैं, और जो हमारे एक भाई हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। और हम गवर्नमेंट उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की जो NGOs हैं और उनको देख रहे हैं। NGOs का आपने जिक्र किया, तो NGOs के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आप कोई सोशल सर्विसेज वगैरह भी करते हैं? सोशल सर्विसेज तो इस तरह नहीं करते हैं, लेकिन हम जो कोलैबोरेशन हमारा होता है, जिस तरह हमारी काफ़ी सारी NGOs हैं, रीड फाउंडेशन है, उसके बाद HHRD है, जो अल खिदमत है, तो इनके साथ जो है हम राब्ते में रहते हैं, और जो भी काम होता है वो उनके साथ एज ए वॉलंटियर हम काम करते हैं इनके साथ। सर आपने अल खिदमत फाउंडेशन का नाम लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ आप कितने टाइम से अटैच हैं, और इसमें आप क्या क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं? बेसिक ये है कि जो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मैं डायरेक्टली अटैच तो नहीं हूँ। जो अल खिदमत फाउंडेशन है वो जमात इस्लामी का ज़ैली अदारा है, उसकी तंजीम है, तो मैं बेसिक जमात इस्लामी से अटैच हूँ। तो फिर हम जमात इस्लामी की वजह से फिर अल खिदमत के साथ भी अटैच में रहते हैं। उसके बाद हमारे एक और NGO है रीड फाउंडेशन, जो इस टाइम पे आज़ाद कश्मीर के अंदर
तकरीबन उसके जो स्कूल की तादाद है वो 300 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनमें हाई स्कूल कॉलेजेस और शामिल हैं। और उसके बाद सबसे बेस्ट ये है कि हम इस टाइम में 7000 आरफन जो बच्चों को जमात इस्लामी जो है ना सिर्फ रीड फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें उनको स्कूल यूनिफॉर्म्स, बैग्स, बुक्स और फ़ी वगैरह और उनको जो मंथली जो स्टाइपेंड भी पे कर रही है वो रीड फाउंडेशन है। और उसकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन है, उसके भी आगोश स्कूल सिस्टम है। और इस तरह और काफ़ी सारे जो है ना हमारे जो इदारे हैं जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम इनके साथ जो है वक्तन फ़क्तन इनके साथ जो है राब्ते में रहते हैं। जो हमसे पॉसिबल होता है तो हम अपने एंड पे करते हैं इनके लिए। माशाल्लाह। तो आप जमात इस्लामी के साथ कब से अटैच हैं? मैं स्टूडेंट लाइफ से इस्लामी जमीयत तलबा के साथ मैं मुंसलिक रहा। तो उसके बाद जब मैं 2016 में मेरी जो एजुकेशन ख़त्म हुई तो मैं उसके फ़रागत के बाद मैं जमात इस्लामी के साथ ही अटैच हूँ। तो सर जमात इस्लामी के जो जलसे वगैरह भी होते हैं आप वो भी सब अटेंड करते हैं प्रॉपर्ली, आप उसमें अटैच हैं या जस्ट सपोर्ट की हद तक? जो जलसे वगैरह होते हैं उसमें हम अटेंड करते हैं और ज़ाहिर हमारी हर किस्म की जो सपोर्ट है जमात इस्लामी के साथ ही है। तो जो मुमकिन होता है तो उनके इजलास होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उसको हम अटेंड कर लेते हैं। और सर जो फॉर्म 45 और 47 का जो हुआ है अभी जमात इस्लामी के साथ प्रीवियस इलेक्शन में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। जो जमात इस्लामी के साथ जो हुआ है और इस दफ़ा जमात इस्लामी को कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी नहीं दी वो दी गई, जबकि जमात इस्लामी कराची में से अच्छा कमबैक कर रही थी। और इसीलिए उन्होंने कराची का जो रिज़ल्ट था वो 2 दिन रोक के रखा रहा है और सिर्फ एज अ डील करना चाह रहे थे, जो जमात इस्लामी ने एक्सेप्ट नहीं की। और जिसकी वजह से जमात इस्लामी की जो तमाम जो सीट्स हैं और जो उसका जो वोट था और उसको जो है ना उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया और वो MKM को दिया गया। और तमाम मैंडेट जमात इस्लामी का जो है ना वो MKM के खाते में डाल के और MKM को जिताया गया कराची से। और इसी तरह के PK से PTI को वोट दिया गया। तो जमात इस्लामी को बिल्कुल असम्बली से वाइट वाश कर दिया गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का, जो आपने अपने बारे में इतना बताया, अपने साइड बिजनेस के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के हवाले से अपना। आज हम मौजूद थे ज़ैना सिर्फ ट्रैवल एंड टूर्स के साथ, राजा हसीब जिसके CEO हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी ऐसी कंपनीज़ में जाएंगे और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।